नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। और जिस लू चलने की चेतावनी को सामने रखा गया है, उस वक्त मैं ये एहसास कर रही हूँ गर्म हवा के बीच में मुंबई के सांता क्रूज से सिटी सेंटर देश प्रदेश लेकर मैं हाजिर हूँ, माफ कीजिएगा। और मेरे साथ मोहाली से शरद शर्मा बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम शो की हिजाब विवाद के साथ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इजाजत मांगी गई थी क्लासरूम में हिजाब पहनने की, और ये कहा है कि इस्लाम में हिजाब को जरूरी नहीं बताया गया है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक छात्रा ने याचिका दाखिल कर इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता निबानाज मूल याचिकाकर्ताओं में शामिल नहीं है। इस बीच हिंदू सेना ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। हिंदू सेना ने कहा है कि कोई भी आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट उनका भी पक्ष सुने। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के आदेश पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी है। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की पूर्ण पीठ ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना। अदालत ने उडुपी की उन छात्राओं की याचिका खारिज कर दी जिन्होंने क्लासरूम में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके मुताबिक हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्यता नहीं है। साथ ही ये भी कि संस्थानों में अपने हिसाब से हर कोई ड्रेस कोड नहीं रख सकता। छात्रों को संस्थानों के नियमों को मानना होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं। हाई कोर्ट की फुल बेंच के मुताबिक यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर जरूरी प्रतिबंध है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 5 फरवरी के ड्रेस कोड से जुड़े सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिजाब के लिए लड़ रही छात्राओं ने उडुपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का इरादा जताया। हमारे धर्म का ये अनिवार्य हिस्सा है। इसका जिक्र पवित्र कुरान में आया है। अगर कुरान में ये लिखा नहीं होता तो हम इसे नहीं पहन रहे होते और इतनी जद्दोजहद नहीं कर रहे होते अगर इसका कुरान शरीफ से लेना देना नहीं होता। फैसले के बाद कर्नाटक में कुछ छात्राओं ने प्रीपरेटरी एग्जाम छोड़ दी क्योंकि हिजाब के साथ स्कूल प्रशासन उन्हें इम्तिहान की इजाजत देने को तैयार नहीं था। कोर्ट का ऑर्डर स्पष्ट रूप से सरकार का नियम को एक्सेप्ट किया है। हिजाब कभी भी हम लोग बैन नहीं किया है। हम लोग बराबर कुछ चैनल ऐसा बोलने का मैं सुना है या गलत है। कभी भी कर्नाटक सरकार ने हिजाब को बैन नहीं किया है। यह हिजाब का इश्यू है नहीं। यह इश्यू था यूनिफॉर्म वर्सेस इनडिसिप्लिन। कई कानूनविद भी हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं दिखे कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे। मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। कर्नाटक सरकार ने पहले ही कहा था कि हिजाब विवाद बाहरी साजिश का नतीजा है और अब अदालत ने भी ये कहा है कि हिजाब विवाद के पीछे गुप्त हाथ है। कुल मिलाकर हिजाब विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से मुकेश सेंगा और राजीव रंजन के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी बोले। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। ऐसी फिल्मों से सच सामने आता है। उन्होंने कहा कि एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की गई उसे सामने लाया जा रहा है। जो लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे वो आज विरोध कर रहे हैं।
और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया, आपने देखा होगा। एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। और यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी युद्ध के बीच हजारों की संख्या में भारतीय छात्र भारत वापस लौटे हैं किसी तरह से। और सबसे ज्यादा जो चिंता थी मेडिकल छात्रों को लेकर थी कि आगे उनके भविष्य का क्या होगा, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, प्रैक्टिकल कैसे होगा, उनकी डिग्री का क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए उनको थोड़ी राहत पहुंची है क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अलीगढ़ की 20 साल की छात्रा माधवी अरोड़ा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पिछले महीने ही भारत लौटी हैं। वो यूक्रेन की इवानो फ्रैंकोविस्क मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। युद्ध की विध्वंसक तस्वीरें देख रही माधवी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी यूनिवर्सिटी में फिलहाल कक्षाएं शुरू हो पाएंगी, लेकिन सोमवार से उनकी यूनिवर्सिटी ने मेडिकल की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। माधवी की यूक्रेनियन प्रोफेसर युद्ध के बीच ही उन्हें यूक्रेन से ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, लेकिन पूरी क्लास में एक बार भी युद्ध का जिक्र नहीं आता। माधवी खुश हैं कि उनकी पढ़ाई फिर से चालू हो गई है। हम लोग को ऑलमोस्ट टीचर्स ने बताया कि वो लोग कंट्री से मूव कर चुके हैं, हमारा डीन भी मूव कर चुका है, हम लोग ही लेट गए हैं वहां से वापस। और जैसे अब हमें बताया गया, हमारी मेंटोर मेंशन कर रही थी कि फीस अभी पे करना कंपलसरी है हमें, कॉज और वो इनके प्रेसिडेंट ने भी यही बोला है वहाँ के कि सारे काम को जितना हो सके लिफ्ट अप करे, क्योंकि अगर नहीं करा जाएगा तो ऐसे इनकी इकोनॉमी बहुत फॉल हो जाएगी। अब हमारे नेशन पे ऐसा कुछ होता तो हम लोग भी डरे ही होते कि कुछ फ्यूचर नहीं है आगे, उन लोग को भी डर है। बट या वो अभी क्लासेस के लिए, और मेन इसीलिए कि उनकी इकोनॉमी फॉल नहीं हो, तो वो क्लासेस ले रहे हैं। फिरोजाबाद के रहने वाले छात्र आगाज भी अब ऑनलाइन ही मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं। वो यूक्रेन की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आगाज भी युद्ध के बीच बड़ी मुश्किल से यूक्रेन से भारत वापस लौटे थे। कक्षाएं शुरू होने से वो खुश तो हैं, पर उनका कहना है कि बिना प्रैक्टिकल के मेडिकल की पढ़ाई असंभव है। मेडिकल इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, मगर हमारा सर सेमेस्टर बेस्ड हो, सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इन दैट केस सर ये अच्छे यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है कि अगर कंडीशंस वो नॉर्मल है तो उन्होंने जस्ट लाइक कोरोना टाइम, जैसे कोरोना में हम लोगों की कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन क्लास लगाई थी, वैसे ही उन्होंने दोबारा से ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। तो कंडीशंस नॉर्मल थी हमारे यूक्रेन में, तो ये ऑस्की एग्ज़ाम हमारा हम लोगों को शेड्यूल मिल गया था इसका, और हमारा ये एग्ज़ाम 14 अप्रैल से था। इसमें सर सारे हमारे ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन, पाल्पेशन सब कुछ होता है इसके अंदर। तो ये एग्ज़ाम अब यूनिवर्सिटी से मेरे पास ईमेल आया है कि इस एग्ज़ाम को हम लोग सितंबर में शिफ्ट कर देंगे, तब तक शायद नॉर्मल कंडीशन हो जाएंगी सारी। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव, टर्नोपिल जैसे शहरों के विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन खार्किव जैसे शहरों के विश्वविद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इन शहरों पर रूस के भयानक हमले जारी हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है और बिजली, इंटरनेट भी कई जगह कट चुका है। वैसे युद्ध के ऐसे हालात में भी यूक्रेन के कुछ यूनिवर्सिटी पढ़ाई शुरू कर रही हैं, ये भी अपने आप में तारीफ के काबिल बात है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके यूक्रेनियन विश्वविद्यालय ने कोशिश की है कि भारतीय छात्रों में भरोसा पैदा किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑनलाइन कक्षाएं तो शुरू हो गई हैं, पर यूक्रेन का ही भविष्य क्या होगा ये अभी तक पता नहीं है। यही वजह है कि छात्र खुश तो हैं, पर अभिभावक अब भी परेशान हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उनके बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद पे ही भारतीय छात्र भी। सहयोगी अदनान खान और जितेंद्र किशोर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।